हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मैं 25 साल की हूँ। कदकात और शक्ल सूरत से ठीक ठाक हूँ। लिखना मेरा शौक नहीं था, लेकिन दूसरों की कहानियाँ पढ़कर ख्याल आया कि क्यों न अपनी कहानी भी आपसे साझा करूँ। यह सब कुछ ऐसे हुआ कि जब मैं लगभग 16 साल की थी तो हमारे मैट्रिक के परीक्षा आने वाले थे। मैं कोई बहुत कमजोर स्टूडेंट तो नहीं थी, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं थी। इस वजह से मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए किसी से मदद की जरूरत थी। मेरे बड़े पापा का बेटा दीपक भी अच्छा छात्र था और वह अक्सर हमारे घर आता जाता नहीं रहता था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि वह दीपक भाई से बात करे कि वह मुझे पढ़ाया करे, ताकि मुझे ट्यूशन के लिए दूर न जाना पड़े और समय भी बच सके। मम्मी ने इस पर दीपक भाई से बात की और बताया कि वह हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक मुझे पढ़ाने आएंगे। एक दिन मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। लगभग 7:30 बजे होंगे जब दीपक भाई हमारे घर आए। उनकी उम्र इस वक्त करीब 25 साल थी और वह काफी आकर्षक और हैंडसम थे। उन्होंने मुझे औपचारिक सलाम किया और फिर मुझसे कहा, तो मेरे शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, जी भाईजान, बिल्कुल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, यह बताओ किस विषय में खुद को कमजोर समझती हो? और जब उन्होंने मेरी किताब उठाकर उसकी पन्नों को पलटा तो मैंने उन्हें बताया, मैथ और इंग्लिश में मैं कमजोर हूँ। मैं थोड़ी सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ा डर रही थी। दीपक भाई ने किताब में से पन्ना पलटते हुए मेरी ओर देखा और कहा, अगर तुम ऐसे ही घबराई और डरती रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाऊं वह तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ पाएगा। फिर उन्होंने कहा, डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत दोस्ताना माहौल में पढ़ाई करेंगे और जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से याद भी रखेंगे। मैं खुद को थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, आज तो पढ़ाई कुछ खास नहीं हुई। मगर दीपक भाई की बातों और मजाक से मेरी घबराहट दूर हो गई। अब मैं काफी ठीक महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मैं भी दीपक भाई के मजाक का मजाक से ही जवाब दे रही थी। मेरा चंचल मन अब बेदार हो चुका था। दीपक भाई ने थोड़ी सी मैथ की प्रैक्टिस कराई और कहा कि कल से इंग्लिश की पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर वह घर जाने लगे, लेकिन मम्मी ने उन्हें रोक लिया और कहा, चाय तो पीते जाएं। दीपक भाई भी चाय के लिए बैठ गए। चाय पीते हुए थोड़ी गपशप के बाद दीपक भाई ने कहा, कल शाम 7 बजे आऊंगा, और फिर घर चले गए। करीब 2 हफ्तों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। वह वक्त के बहुत पाबंद थे, हमेशा समय पर आते और अपना काम समय पर खत्म करके चले जाते थे। उनकी शख्सियत और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत प्रभावी था। इसी वजह से मैं दीपक भाई से काफी करीबी महसूस करने लगी थी और हम काफी करीब हो गए थे। इस दिन दीपक भाई मुझे मैथ की प्रैक्टिस करा रहे थे, तभी मम्मी चाय लेकर आईं। उन्होंने चाय मेज पर रखी और कहा, चाय ठंडी होने से पहले पी लेना। यह कहकर वह वापस किचन में चली गईं। जब हमारी प्रैक्टिस खत्म हो गई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर दीपक भाई को देना चाही, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ थोड़ा फिसल गया और सारी चाय दीपक भाई के ऊपर गिर गई। इससे उनकी शर्ट भीग गई। मैं तो घबराकर दौड़ी और तौलिए से उनकी शर्ट को साफ करने की कोशिश करने लगी और बार बार सॉरी बोल रही थी। आप जले तो नहीं भाईजान? मैंने बार बार तौलिया से पूछा। चाय तो नहीं जला, लेकिन अब बैठ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उसी तौलिए से उनकी शर्ट को साफ करने में लगी रही। दीपक भाई ने मुझे रोकते हुए कहा, बस करो, कजली घर में मुझे सब इसी नाम से बुलाते हैं। एवरीथिंग इज फाइन। तुम खुद को परेशान क्यों कर रही हो? लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी। इसी वजह से जब मैंने उन्हें इस तरह मुझसे शफकत से पेश आते हुए देखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो बोले, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर तो चाय नहीं गिराई, यह तो एक हादसा था। उनका यह कहना सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला। आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, जानती हूँ कि यह हादसा था, लेकिन हादसा भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होता है, और इस हादसे की गलती की जिम्मेदार मैं हूँ। दीपक भाई शायद माहौल को हल्का फुल्का और खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसा 7 रोज किया करो। वह हंस रहे थे और उनकी हंसी मेरे लिए काफी अजीब थी, जो मेरी समझ से बाहर थी।
मैं भी उन्हें हंसते हुए देखकर मुस्कुरा दी। फिर मैंने वहीं से शुरू किया जहाँ पर हादसा हुआ था। मैंने अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर किताब खोलने की कोशिश की तो दीपक भाई ने कहा, आज का काम खत्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। दीपक भाई अपनी किस हालत की बात कर रहे थे यह मुझे समझ में नहीं आया। मुझे बस यही लगा कि वह अपने कपड़ों के बारे में कह रहे होंगे। दीपक भाई के अंदर क्या हुआ था इस बारे में मैं बिल्कुल अनजान थी। यह वाकया बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था और मुझे यह समझ में ही नहीं आया कि कब नींद आ गई। फिर मैंने नींद की गहरी वादियों में गोते लगाने शुरू कर दिए। इस रात मैंने बार बार दीपक भाई को ख्वाबों में देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठकर राजनियाज की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तान में होते तो कभी समुद्र की लहरों से खेलते हुए। इस रात दीपक भाई के साथ मिलकर मैंने पूरी दुनिया की सैर की। मैं बहुत गहरी नींद में सोई और सुबह उठते ही मेरे ख्वाब का हर एक दृश्य मेरे दिमाग में छाया हुआ था। मुझे बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रही थी और ख्वाबों की दुनिया में ही रहना चाहती थी। मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों था। आखिरकार लगभग 9 बजे दीपक भाई घर जाने के लिए उठे। मैं भी किताबें समेटकर ड्राइंग रूम में वापस आई तो देखा कि दीपक भाई वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई यह सोचते हुए कि ऐसा क्या हुआ कि वह बिना बताए ही चले गए। इसी वक्त मम्मी ड्राइंग रूम में आई और उन्होंने बताया कि दीपक भाई कह रहे थे कि उनके सिर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वह घर जा रहे हैं। मैंने भी किताबें समेटी और अपने बेडरूम में चली गई। मेरी सोच का मवर बस दीपक भाई ही थे। इस रात भी मैं उन्हीं विचारों में खोई सो गई। सुबह उठी तो दीपक भाई के ही ख्यालों में डूबी रही। सारा दिन उसी के बारे में सोचते हुए गुजर गया। शाम का इंतजार करते हुए मैं बेचैन हो गई, यह जानने के लिए कि दीपक भाई आज कैसे बर्ताव करेंगे। लेकिन समय गुजरने के बावजूद वह नहीं आए। मैंने इंतजार किया लेकिन मेरा इंतजार बस इंतजार ही रह गया। जब वह 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी दीपक भाई आज क्यों नहीं आए? पता नहीं। मम्मी ने कहा, कोई और काम पड़ गया होगा इसलिए वह नहीं आ सके होंगे। मैंने कहा, नहीं मम्मी, कल जब वह गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है कि वह अभी तक ठीक न हुए हों। फिर मैंने कहा, क्या बड़े पापा से फोन करके उनका हालचाल नहीं पूछ सकते? मम्मी ने तुरंत बड़ी मम्मी को फोन किया और मम्मी ने बताया कि दीपक भाई कल से बुखार में तप रहे हैं। सुबह मम्मी मुझे लेकर बड़े पापा के घर गईं और वहां देखा कि दीपक भाई सचमुच बुखार की वजह से बिस्तर पर पड़े थे। थोड़ी सी रस्मी बातचीत के बाद हम लोग बैठ गए। चाची और मम्मी अपनी बातों में बेसत हो गईं। दीपक भाई ने एक पल के लिए हमारी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें मूंद लीं। हम चाची और मम्मी के सामने कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे। जब चाची और मम्मी आपस में बातें कर रही थी तो बातों बातों में चाची ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी थी जहां उनका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वह नहीं जा सकती। मम्मी ने पूछा, क्यों नहीं जा सकती? तो चाची ने जवाब दिया, जिसके साथ जाना था वह तो बिस्तर पर पड़ा है और आपके भाई साहब भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके, इसलिए वह भी नहीं जा सके। मम्मी को चाची की सहेली के बारे में जानकारी थी क्योंकि वह उसे जानती थी, तो मम्मी ने चाची से पूछा, तुम्हारी सहेली कहाँ रहती है? टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। ऐसा कहकर जब मैंने यह सुना तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मम्मी और चाची शादी पर चली जाएं तो मुझे दीपक भाई से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने मम्मी की ताई से कहा, चाची अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती हैं तो आप जरूर उनसे मिलाइए। दीपक भाई की फिक्र मत करें, 2-3 घंटे तक हम उनकी देखभाल कर लेंगे। मैंने चाची और मम्मी दोनों को शादी में जाने के लिए राजी कर लिया। हालांकि मम्मी नहीं जाना चाहती थी। इन दोनों के जाने के बाद अब मैं और दीपक भाई घर में अकेले थे। लगभग 15 मिनट तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। दीपक भाई वैसे ही आंखें मूंदे लेटे रहे। शायद वे मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं कोई बात शुरू करूंगी, लेकिन मैं थोड़ी उलझन में थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करूं और किस बारे में बात करूं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय थम सा गया था। तभी दीपक भाई ने अपनी आंखें खोली और कहा, काजल क्या देख रही हो? इस नजर से मत देखो, कुछ होता है।
बस मैं भी कहाँ रुकने वाली थी। फिर भाई के साथ लगातार 2 घंटे तक क्रिकेट खेलते रहे। क्रिकेट खेलते खेलते पूरा मैदान गिला गिला हो गया। फिर उस दिन के बाद जब भी हमें मौका मिलता हम क्रिकेट खेल लेते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत